हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 72 बीपीएससी प्री 2026 के लिए साइंस में फिजिक्स के जितने भी प्रश्न बीपीएससी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 38वीं बीपीएससी से लेकर के 71वीं बीपीएससी तक में, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों का डिमांड भी था कि बीपीएससी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवा दीजिए, तो आज हम लोग फिजिक्स के बीपीएससी के प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग केमिस्ट्री और फिर उसके अगले सेशन में मैं आपको बायोलॉजी भी कवर करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे और ये चैप्टर वाइज दिया गया है। पहला चैप्टर है मात्रक इकाई। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि एंगस्ट्रम इकाई है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है और इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि प्रश्न जो है कब और किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करते चलिए। एंगस्ट्रम इकाई है, तो देखिए एंगस्ट्रम जो इकाई है ये तरंगदैर्घ्य की इकाई है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ दिखाते चल रहा हूँ ताकि और आपका स्पष्ट होते चले। चलिए तो देखिए, तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर और एंगस्ट्रम का यहाँ पर आपको प्रतीक भी दिया गया है, इसको भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। लाइट ईयर जो है ये किसकी इकाई है, ये 66वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष जो है ना ये दूरी की इकाई है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिएगा। देखिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी का आकलन करने के लिए किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, वही प्रश्न है, फिर से पूछा गया है 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है जैसा अभी हमने देखा था। सेम प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी सीडीपीओ में। देखिएगा 2018 में प्रकाश वर्ष का संबंध है, तो ये दूरी से है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि जिसको कि हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है विद्युत धारा, कार्य, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। पहले ये ऑप्शन हुआ करता था, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विद्युत धारा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, यहाँ पर देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊष्मागतिकताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। चलिए उसके बाद देखिए, दाब की इकाई क्या है इसमें। दाब की इकाई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखिए, किसी पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है जिसको कि पास्कल बोला जाता है। तो ऑप्शन में पास्कल दे देगा या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, दाब का मात्रक है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछा गया है। तो अभी हमने क्या देखा था, दाब का मात्रक, तो ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, यहाँ पर पास्कल होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर इसका दिया भी गया है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए, कार्य की एसआई इकाई क्या है। कार्य की एसआई इकाई बताइए। तो देखिए, कार्य का एसआई यूनिट जो होता है ये जूल होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ऑप्शन सी दिया गया है, जूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कार्य की एसआई इकाई जूल है। कार्य की इकाई जूल भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर रखा गया था, ठीक है। कार्य एक अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है कार्य, तो कार्य एक अदिश राशि है और बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। W यानी कि वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है। तो चुंबकीय बल की मापन की इकाई टेस्ला है। ये देखिए 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न। यहाँ पर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के मापन की इकाई
टेस्ला है जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर नोट में दिया गया है कि दिए गए प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में मैग्नेटिक फील्ड का उल्लेख किया गया है, जबकि हिंदी संस्करण में चुंबकीय बल का प्रयोग किया गया है। इसलिए अंग्रेजी वाला सेक्शन आप जरूर पढ़िए मैग्नेटिक फील्ड का। इसीलिए यहाँ पर जो है उत्तर जो है जो अंग्रेजी वाला संस्करण है मैग्नेटिक फील्ड, उसी के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको दिख जा रहा होगा, कोई बात नहीं है, आप यहाँ ध्यान मत दीजिए, सीधे आप प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास स्वयं से करिए, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक जो है हर्ट्ज होता है, ठीक है ना, अथवा अर्थात क्या है, हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है और हर्ट्ज का जो है इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, और इस 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है, ठीक है। चलिए आवृत्ति को मापा जाता है, फिर से देखिए वही प्रश्न रिपीट हुआ है दूसरे एग्जाम में, तो हर्ट्ज में, क्लियर। चलिए विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई जो है ये एम्पियर है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे एम्पियर है, ये आपका चार्ज का है कूलम्ब, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए पावर का वाट होता है, ये सब आप जानते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है, ठीक है। 1 कूलम्ब पर सेकंड 1 एम्पियर के बराबर होता है और यह एक अदिश राशि है। यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 कूलम्ब पर सेकंड 1 एम्पियर के बराबर होता है और यह एक अदिश राशि है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई, तो अभी मैंने पावर का यूनिट बताया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाट होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है V इंटू आई होता है, ठीक है। इसको फर्दर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, क्लियर। और इसका यूनिट वाट होता है, जूल पर सेकंड, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अदब विद्युत शक्ति कैसे मात्रक वाट है, ये सब भी आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई है। फिर से देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है, वाट निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है। थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी सेशन को कवर करेंगे, ढेर सारे इसमें प्रश्न हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं टेस्ला का, अभी टेस्ला के बारे में हमने पढ़ा भी था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर तो ये प्रतिरोधकता का, ओम मीटर जो है ये प्रतिरोधकता का मात्रक है। यहाँ पर देखिए किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है, से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं और इसकी एसआई इकाई ओम मीटर, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या आ गया, और यहाँ पर देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता यहाँ पर दिया भी गया है, जहाँ आर क्या है, तो आर पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध है ओम में। एल जो है ये जो है लंबाई है मीटर में पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई, और ए जो है ये धारा के लंबवत पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स ये द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। अनुपात से क्या कह रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संवेग है, ठीक है। तो संवेग और वेग का अनुपात क्या हो जाएगा, संवेग एम भी और वेग भी, तो भी से भी कैंसिल हो गया, बच गया एम, यानी कि द्रव्यमान प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो देखिए इसमें से विकृति का नहीं है, किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा का अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है, तो ये वाला आपको इक्वल टू V माइनस यू बटा टी होता है। V जो है फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम और ए एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। बल का बल गुणनफल है बल, तो m इंटू ए यानी कि मास इंटू
एक्सेलरेशन द्रव्यमान इंटू त्वरण का है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और वह प्रारंभिक वेग u से गति करते हुए t सेकंड के बाद v वेग प्राप्त करता है तो संवेग में परिवर्तन की दर त्वरण यहाँ पर आपका दिया भी गया है। ठीक है, चलिए, और मैं चाहता हूँ कि जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है वहाँ कोई समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो इसमें से आप देखेंगे दाब है। ठीक है ना, दाब जो है इसमें से अदिश राशि है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश कहलाती है। और इसमें बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ठीक है, ये सब सदिश राशि हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। आयतन, दाब, चाल, ठीक है, ये सब दूरी अदिश राशियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो आप देखेंगे आयतन नहीं है, ये सब सदिश राशि है। आयतन अदिश राशि है ना, अभी हमने देखा भी था यहाँ पर, देखिए आयतन अदिश राशि है। दाब भी है। धारा घनत्व होता है तो फ्रेंड्स एक सदिश राशि है ये। ठीक है ना, करंट डेंसिटी जो है एक सदिश राशि है। इसका एसआई यूनिट याद रखिएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि इसमें से गति नहीं है। बाकी वेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण, जिसको कि अंग्रेजी में टॉर्क बोलते हैं, ठीक है, ये सब सदिश राशि हैं। गति अदिश राशि है। उसके बाद देखिएगा अगला चैप्टर आ गया मापक यंत्र एवं पैमाने। देखिए, किस मीटर का उपयोग वाहन की दूरी, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है ओडोमीटर का। ठीक है, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए ओडोमीटर का उपयोग जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग, ऑप्शन में क्रोनोमीटर था, उपयोग समय को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग गति मापने के लिए किया जाता है। और एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। ये बाकी जो था क्रोनोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है, और एमीटर, उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया था। चलिए, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता जो है ये नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, और हाइड्रोमीटर से, यहाँ पर देखिए ये हाइग्रोमीटर है जो आर्द्रता मापता है, और ये हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर से क्या है? द्रव यानी कि जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। सोनार तकनीक में उपयोग होता है। तो सोनार में जो है आपको पता है कि किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें से कोई भी नहीं, इंफ्रा तरंग का नहीं, एक्सरे का नहीं, माइक्रोवेव का नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे आपको यहाँ पर देखिएगा इसमें जो है अल्ट्रासोनिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों का अन्वेषण तथा मानचित्रण में किया जाता है। और इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक क्या होता है? तो उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं और इनकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। 20 किलोहर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्लियर? चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध, ये गलत दिया गया। बाकी देखिए विभवांतर, वोल्टमीटर, विद्युत धारा, एम्पियर, विद्युत वाहक बल, पोटेंशियोमीटर। यहाँ पर देखिए विद्युत प्रतिरोध जो है ये गैल्वेनोमीटर नहीं होगा। देखिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है निम्न यानी कि लो विद्युत धारा को डिटेक्ट करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर और एम मीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल का विद्युत वाहक बल का प्रत्यक्ष मापन नहीं करता है, बल्कि मानक सेल से तुलना करके उसका सही ईएमएफ जो है विद्युत वाहक बल ज्ञात करता है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर से। देखिए अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा है? तो ये माइक्रोस्कोप है। ठीक है ना, माइक्रोस्कोप है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिएगा, माइक्रोस्कोप से अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा सकता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है और इसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ऑडियोमीटर जो है ना ये चिकित्सीय उपकरण है जिसका मुख्य कार्य किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता का परीक्षण करना है। तो इसमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह उपकरण हेडफोन के माध्यम से विभिन्न आवृत्तियों पर नियंत्रित तीव्रता वाली ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है तथा यह जांचता है कि रोगी न्यूनतम किस ध्वनि स्तर पर आवाज़ को सुन पाता है।
ठीक है। ऑडियोमीटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि तीव्रता को डेसिबल पैमाने पर निर्दिष्ट किया जाता है, लेकिन यह तीव्रता माप मानव के सुनने की औसत सीमा के सापेक्ष कैलिब्रेट की जाती है, न कि प्रत्यक्ष भौतिक ध्वनि दाब स्तर के रूप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए जो है ऑडियोमीटर का उपयोग जो है किसी बाहरी ध्वनि स्रोत की तीव्रता मापने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि यह विभिन्न डेसिबल स्तरों की ध्वनि प्रस्तुत कर मानव कान की संवेदनशीलता का आकलन करता है। देखिए, घड़ी में समय नापा जाता है तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है, यहाँ पर इसके बारे में भी दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 जिप्टो बराबर होता है, तो 1 जिप्टो बराबर होता है 10⁻21। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर, और फर्दर इसको हम लोग मिलीमीटर में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10⁻³ mm, और फर्दर ये हो जाएगा 1/1000, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1000 मीटर होता है। यहाँ पर देखिए और भी दिया गया है, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 1000 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम के इक्वल होता है। देखिए, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि दोलन काल होती है, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर दिया गया है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 2 सेकंड होता है। ऑप्शन में 2 सेकंड था, पेंडुलम घड़ी की समावधि दोलन काल जो है 2 सेकंड होता है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला चैप्टर आ गया यांत्रिकी। प्रश्न है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है। अब यहाँ पर देखिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, और गुरुत्वाकर्षण बल का भी ये उल्लंघन नहीं है, तो यहाँ पर बी भी सही हो जाएगा और एक तरह से डी भी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। स्थितिज ऊर्जा का कम होना ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप यानी कि स्थितिज से गतिज में रूपांतरण का सामान्य उदाहरण है। अतः विकल्प बी का कथन सही है। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। जब पिंड गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में नीचे की ओर गति करता है तब उसका स्थितिज ऊर्जा कम होने लगता है। उसी प्रकार होता है जैसे कि गुरुत्व सिद्धांत से अपेक्षित है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल या उसके नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होता है। इस प्रकार से डी कथन भी सही है। यह घटना न तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन है और न ही गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का। बट बीपीएससी ने जो है इस प्रश्न का उत्तर बी को सही माना हुआ है। किसको माना हुआ है? बी को बीपीएससी ने सही उत्तर माना हुआ है। चलिए, 71वीं बीपीएससी का प्रश्न है ये। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, बताइए। तो इसमें से आपका 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, न्यूटन की गति का जो थर्ड लॉ है कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार से देखिए तीरंदाजी भी है और अंतरिक्ष रॉकेट दोनों में न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो 1 से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने किया था। ठीक है, गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था और उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को स्पीड कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए गति का नियम जो दिया था न्यूटन ने दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है तो वस्तु पर लगने वाले बल का, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तु पर लगने वाले बल का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है इसका अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर लगने वाले बल के सीधे अनुपातिक होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण वस्तु पर आरोपित नेट बल तथा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलिए उसके बाद देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ये अपकेंद्रण है। अपकेंद्रण यहाँ पर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है परंतु इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल इसको बोलते हैं अपकेंद्रण, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कपड़ा साफ करने वाला मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, ये सब अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है, तो ये शुद्ध बल है। ठीक है ना, टीआरई का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल शुद्ध बल है। किसी वस्तु पर कई बल लग सकते हैं, लेकिन यदि वे बल आपस में संतुलित हों तो उनका परिणामी शुद्ध बल शून्य होता है। इसी कारण वस्तु स्थिर वेग से चलती रहती है। शुद्ध बल यानी कि नेट फोर्स ही शून्य बल होता है। किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या उसकी गति की अवस्था या विरोध करने की प्रवृत्ति जड़त्व के रूप में परिभाषित होती है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो ये रोलिंग घर्षण को, ठीक है ना, रोलिंग घर्षण में किया जाता है बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए। जब कोई वृत्ताकार वस्तु यानी कि बॉल बेयरिंग या कोई गेंद किसी सतह पर लुढ़कती है तो गति का विरोध करने वाला बल रोलिंग घर्षण कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि फुटबॉल का खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर किस प्रकार सक्षम बनाता है, गोलकीपर को किस प्रकार, तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, है ना, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए, ताकि क्या होता है, इसलिए पीछे खींचता है गोलकीपर, गेंद को पकड़ने का समय बढ़ा देता है पीछे खींचने से, और समय बढ़ा करके वह गेंद पर लगने वाला जो बल है संवेग परिवर्तन की दर उसको कम कर देता है। चलिए केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, तो केंद्र अभिमुखी यानी कि केंद्र की तरफ, तो ये जिम्मेदार है आपका वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है। एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती रहती है। दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसी को अभिकेंद्र बल कहते हैं। यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वहाँ अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। आप डोरी में बांध करके कोई वस्तु को घुमाइए, देखिए बल अपने तरफ रख करके आप करते हैं, है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी का ये प्रश्न है। चलिए उसके बाद देखिए एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री जब दाईं ओर मुड़ेगी तो आप बाईं ओर झुक जाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए जड़त्व के कारण होता है। जब बस तीव्र गति से दाईं की ओर मुड़ती है तो बस का जड़त्व बदल जाता है, लेकिन यात्रियों का जड़त्व अभी भी सीधी दिशा की ओर रहता है, इसीलिए यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, तो क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए मतलब उसका गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त में स्थिर गति या चाल से घूम रहा हो तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा ½ होता है, स्थिर होती है, स्थिर रहेगी। और जब पिंड एक क्षैतिज वृत्त में गति करता है तो केवल वेग, त्वरण और बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो ये आइंस्टीन ने किया था, है ना। यहाँ पर देखिएगा जो आपेक्षिकता का सिद्धांत है जिसको कि सापेक्षता का भी सिद्धांत कहा जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार E = mc², जहाँ E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है, यहाँ पर लिखा भी गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारा कि यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। सिंपल सा बात है, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, दूरी का मीटर होता है, तो इसी प्रकार कार्य का जूल हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हमने कार्य के बारे में हमने पढ़ा भी था। देखिए हम एक ये 71वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगा करके उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण क्या होगा, ये क्लास 9th का न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, 200 न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है बना करके। ठीक है, 200 न्यूटन होगा।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाता है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा हो तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा। W=Fs होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका फोर्स जो है न्यूटन 140 दिया गया है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 15 दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 140 गुना 15, W क्या होता है, Fs होता है। तो F 140 और यहाँ पर 15, तो इसको आप देखेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2100। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान 15 किलोग्राम दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, 1500 किलोग्राम है इसका और प्रारंभिक वेग 30 किलोमीटर है। तो इसको हम लोग क्या, किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में यहाँ पर चेंज किया गया है। ठीक है, फिर अंतिम वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए तो इसको देखिए फिर मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया गया है। संपादित कार्य है इक्वल टू क्या होगा, संपादित कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए हाफ mv² और यहाँ पर देखिए ये वाला दिया गया है m-u², यानी कि एक इनिशियल है, ये फाइनल वाला है, ये इनिशियल वाला है। अभी फाइनल वाला देखिए कितना था, तो यहाँ पर इसको चेंज किया गया 50/3 और इनिशियल वाला 25/3 है। तो यहाँ पर देखिए 50/3 25/3, तो ये आंसर निकल करके आया है। न्यूमेरिकल यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग खुद से भी थोड़ा सा समय निकाल करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए एक ट्रक विराम अवस्था से, ये दूसरा चैप्टर आ गया, किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14,000 न्यूटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं S=UT + ½ AT² होता है, ये फार्मूला है। U इनिशियल 0 है, तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा डाटा, तो ये निकल करके आया है। ये आपका निकल के आ गया है A, यानी कि त्वरण। अब F=ma होता है, तो त्वरण आपका निकल ही गया। यहाँ पर m 700 है, तो 700 गुना त्वरण 2 निकल के आ रहा है, 14,000 न्यूटन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। गति बढ़ा दिया जाएगा तो वजन घट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिएगा किसी घूर्णन करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। भूमध्य रेखा पर सेंट्रीफ्यूगल प्रभाव घूर्णन से आता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो चंद्रमा पर क्या आएगा। तो चंद्रमा पर आपका 100/6 कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 100/6, तो ये 16.7 न्यूटन आ जाएगा। देखिए अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। किसी भी क्षण क्या होगा, एक ही वेग होगा। ध्यान रखिएगा ये। देखिए आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया गया, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया गया लग रहा बल क्या होगा। तो ये आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान 2.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल 0 होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है, तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी, तीन चीज़ है, एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद, निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक जो है एक साथ गिर रहा है, तो क्या होगा, तीनों एक साथ जमीन में पहुंचेंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि गैस के अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा, परंतु उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। ठीक है,
चलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है। तो ऑप्शन बदल भी दिया जाएगा, क्या इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इस तरह से दे करके पूछा जाएगा। तो अधिक होगा, ध्यान रखिएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? दूरी अगर दुगुनी किया जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा ये वाला फॉर्मूला आपको याद भी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो इसीलिए ये यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। देखिए स्थूल पदार्थों के गुण, ये वाला चैप्टर है। जब दिन में देखिए पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो एक सुंदर रंग दिखाती है, यह घटना क्या है? तो प्रकाश का व्यतिकरण है, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। एक ठोस की सीधे गैस में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? ठोस से सीधा गैस, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा वहीं गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में परिवर्तन, इसको डिपोजिशन बोला जाता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर, आपने देखा होगा कि जो स्प्रेयर है उस इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर, ध्यान रख लीजिए, बर्नौली के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। बर्नौली का सिद्धांत जो है इसी पर कार्य करती है। बर्नौली एक स्विस गणितज्ञ डेनियल बर्नौली द्वारा जो है बर्नौली थ्योरी दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे कि बर्फ़ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर पर तैर रहा है, जब पूरी पानी पिघल जाएगी तो ये सब क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ रखा है। जल का स्तर वही रहता है, समान रहता है, बदलेगा नहीं, ठीक है। चलिए वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण होती है, किसके कारण? तो ये सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए ये सब दिया भी गया एक्सप्लेनेशन। देखिए आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है, जहाँ आवश्यकता होगी मैं वहाँ पर आपको बताते चल रहा हूँ। चलिए देखिए सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो सबसे ज़्यादा जितना तरल गाढ़ा होगा उसके श्यानता उतना ज़्यादा होगा। तो इसमें से देखिए शहद की, यहाँ पर आप देखिएगा जो तत्व जितने गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। ये श्यानता का क्रम भी यहाँ पर आपका दिया गया है। शहद और ग्लिसरीन जो है उसकी श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ठीक है। देखिएगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी उस तापमान पर उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहाँ पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में कम पर ही जो है ये हो जाता है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य, तो ये आपको भी पता है कि ये 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, ये देखिए इसकी जो सामान्य सीमा है ना, ये 300 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर तक है, और ये मान 3200 एंगस्ट्रम से 8600 एंगस्ट्रम तक होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने इसकी सीमा 380 से 700, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की पुस्तक में 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। तो इस हिसाब से हम एनसीईआरटी को मानते हुए ये निकटतम उत्तर चयन किए हुए हैं। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 400 से 700, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा भी है एनसीईआरटी वाला, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2 कैंडेला का एक सामयिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, तो यहाँ पर देखिए 8 ल्यूमेन करता है ये, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 8 ल्यूमेन करता है, ये F = 4 पाई आई, और यहाँ पर देखिए 4 पाई और आई यहाँ पर 2 आपका है, यहाँ पर आप 2 कैंडेला, ठीक है। चलिए और ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक ल्यूमेन है, ज्योति फ्लक्स को F से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सही कथन चुनना है, तो एक एक करके पढ़िए। देखिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, बैगनी का कम होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी, ये आप देख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी बुक से आप अच्छे से पढ़िएगा इसको, ठीक है।
तो यहाँ पर कांच यानी कि शीशा हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, देखिए जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न बन सकता है कि जिस वस्तु का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसका प्रकाश की गति उसमें न्यूनतम होगी, अधिकतम होगी, या परिवर्तित नहीं होगी, या शून्य होगी, इस तरह से दे करके पूछ देगा। तो ध्यान रखिएगा न्यूनतम होगा इसमें से। कांच निर्वात जल और वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, इसीलिए प्रकाश की गति वहाँ पर न्यूनतम होगी। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो ये प्रिज्म के द्वारा पढ़ा कि प्रिज्म से जब जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है ना। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये आप देखेंगे कि ये 7 रंगों में विभाजित होता है, और इसी जो है प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। देखिए हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए क्योंकि ये देखिए बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर करके आभासी अस्पष्टता निर्भर करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। देखिए दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जैसे ही प्रकाश कोहरे की बूंदों से गुजरता है तब कोहरे की महीन जल बूंदें प्रकाश को बिखेरती है, इसीलिए दूर की वस्तुओं का कंट्रास्ट घट जाता है और इस बिखराव के कारण दूरस्थ वस्तुओं में आभासी अस्पष्टता उत्पन्न होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं बदलता है। तो यह आवृत्ति चेंज नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है बट आवृत्ति फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। देखिएगा ये प्रश्न आगे भी आपको मिल जाएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो अभी मैंने बताया था प्रिज्म से रंगों को अलग किया जाता है, प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ना। चलिए श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं, तो ये तंतु को गर्म करके किया जाता है। देखिए श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प उत्पन्न होता है। ठीक है, ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य परावैंगनी किरणें उत्सर्जित करती हैं, और ये परावैंगनी किरणें नलिका के आंतरिक स्तर पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ यानी कि फॉस्फर लेप की परत से मिलकर के दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है, तो ये ट्यूब में ठोस धातु पर। और देखिएगा यहाँ पर इसके बारे में, ट्यूबलाइट के बारे में लिखा भी गया है कि दोनों सिरों पर जो है ट्यूबलाइट में कांच की नली के दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु के तंतु होते हैं, और इसमें अल्प दाब पर पारे की वाष्प भरी रहती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी नहीं बदलती है। अभी मैंने बताया था, इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न आगे भी मिलेगा आपको। आवृत्ति नहीं चेंज होता है ना। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो कण और तरंग दोनों के समान होती है, तरंग और कण दोनों के समान होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, यहाँ पर देखिए विवर्तन झंझरी का उपयोग करके देखिए विवर्तन पैटर्न पर जो है पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया जाता है। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो यहाँ पर देखिए विवर्तन पैटर्न जो है व्यापक और दूर दूर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विवर्तन झंझरी में यदि नीली प्रकाश की किरण की जगह पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो नीली रोशनी की तुलना में तरंग दर अधिक होने के कारण विवर्तन पैटर्न जो है व्यापक और दूर दूर हो जाता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों, तो लघु तरंग, ध्यान रखिएगा, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप देख भी सकते हैं इसको। देखिए वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, तो तारा का टिमटिमाना जो है ना, ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है,
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। छाया की उत्पत्ति के लिए प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार आवश्यक है। छाया का निर्माण तब होता है जब किसी वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट द्वारा प्रकाश के किसी हिस्से या बाहरी भाग को अवरुद्ध कर दिया जाता है। यह वाला क्वेश्चन देखिएगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। इससे लेंस का बड़ा भाग प्रकाश के लिए अवरुद्ध हो जाता है और कुछ छोटे छोटे हिस्सों से ही प्रकाश की किरणें गुजरती है और इस लेंस का प्रभावी अपर्चर घट जाता है और घोड़े का प्रतिबिंब कम चमकने वाला बनता है ना। ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। पानी में डुबाने पर यह कार्य करेगा। तो देखिए, पानी में जब इसको डुबाया जाता है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर से अधिक वे एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर से अधिक है, ठीक है। तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगी और वो उत्तल लेंस की ही भांति व्यवहार करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लेकिन व्यवहार करेगा उत्तल लेंस की ही भांति। उसके बाद देखिए, दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया बोला जाता है, यहाँ पर देखिए। और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में, मायोपिया में, इससे पीड़ित व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है। और यह समस्या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने, लेंस की लंबाई बढ़ने और लेंस की क्षमता में वृद्धि के कारण होती है। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें वस्तु नहीं देख पाता है। तो अभी हमने बताया था निकट दृष्टि दोष, और इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। उसके बाद देखिए, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो ये अवतल लेंस का। देखिए, दूर दृष्टि दोष यानी कि दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख सकता लेकिन पास की वस्तुओं को देख पाता है, तो वो निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कौन सी होनी चाहिए? तो ये वक्रता केंद्र पर, क्योंकि उसके बराबर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वक्रता केंद्र पर, सी पर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता, देखिए जब अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ेगा तो जो इसका विभेदन क्षमता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, जब टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता का मान बढ़ता है, क्योंकि विभेदन क्षमता अभिदृश्यक लेंस का जो व्यास है उसका अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि व्यास बढ़ेगा तो विभेदन क्षमता भी बढ़ेगा, यही तो अनुक्रमानुपाती बोलता है। विभेदन क्षमता जो है रिजॉल्विंग पावर, एक अभिदृश्यक लेंस की दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच अंतर करने की क्षमता है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी ऐनक की लेंसों की क्षमता जो है +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो P = 1/f होता है। यहाँ पर देखिए बनाया भी गया होगा, P = होता है 1/f पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर F = क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। P दिया गया था 2 डायोप्टर, तो यहाँ पर देखिए 1/p 2 डायोप्टर यानी कि 0.5 मीटर, हमेशा मीटर में ही निकालेंगे। और ऑप्शन में आपको तो अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको चेंज कर दीजिए, तो देखिए 50 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसको डायरेक्टली याद रखिएगा। अवतल दर्पण का सोलर कुकर में भी प्रयोग किया जाता है ना। चलिए, वहीं तो सोलर कुकर, सौर भट्टी। एक तरफ से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो यहाँ पर देखिए इसको डायरेक्टली आप याद रखिए, अनंत होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत मानी जाती है और उसकी प्रकाशिक शक्ति यानी कि ऑप्टिकल पावर शून्य होती है। दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा। एक तो ये आपको क्वेश्चन में मिल गया, फोकस दूरी अनंत होती है और उसका प्रकाशीय शक्ति जो है ये शून्य होती है। ऑप्टिकल इसका पावर जो है वो शून्य होता है। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समानांतर, और आप देखेंगे यहाँ पर कि समतल दर्पण एक तरफ रजत धातु की चमकीली परत वाली कांच की पतली चपटी और चिकनी सीट होती है। समतल दर्पण द्वारा बने जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो आभासी और सीधी होती है। इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण पर बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है तो ये उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। और आपको पता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है ना, ये आपके पीछे से जो गाड़ी आती है उसी के देखने के लिए वाहनों के पथ दृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है, साइड मिरर में, है ना। इसका उपयोग बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में विजिलेंस दर्पण के रूप में भी किया जाता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो ये बनते हैं आपके उत्तल लेंस के। चलिए, उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ठीक है, ये देखिएगा, ऐसे लेंस दूर दृष्टि दोष या उम्र के साथ होने वाली जरा दृष्टि दोष में उपयोगी होता है। ठीक है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की जो सामंजन क्षमता होती है वो घट जाती है और अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मे के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है और इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है ना। वहीं दूर दृष्टि दोष में भी व्यक्ति निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, परंतु इसका कारण अलग होता है। जैसे कि नेत्र गोलक सामान्य से छोटा होता है, लेंस की फोकसिंग पावर कम हो जाता है, जैसे कि छवि रेटिना के आगे बनता है, नहीं पीछे बनता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा आप। चलिए, देखिएगा कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या है? ऑब्वियसली अवतल दर्पण है, ये कनकेव मिरर है। ठीक है, देखिए, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का, मैग्नीफाइंग ग्लास में। ठीक है, और उत्तल लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है। अब देखिए, अब अगला चैप्टर आ गया आपका ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। देखिए, प्रश्न पढ़िए, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में होगी। बताइए, एक महीने में, तो कुल ऊर्जा जूल में आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। यहाँ पर 36 कितना दिया गया है ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 गुना 10 के पावर 8। ऊर्जा की खपत यूनिट में मापा जाता है और 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट होता है। और यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए बनाया भी गया है 250 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, कुल ऊर्जा बराबर होता है 250, यहाँ पर लिया भी गया है, खपत हुआ है 1 यूनिट ऊर्जा, इतना होता है। देखिए, वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं वो कहलाता है आपका त्रिक बिंदु, है ना। त्रिक बिंदु कहलाता है वो त्रिक बिंदु कहलाता है। और देखिएगा, पानी का त्रिक बिंदु तापमान यहाँ पर देखिए 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और वायुदाब 6 से 11 पास्कल, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अधिकांश ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक घटता है ऊंचाई पर, इसीलिए खाना बनाने में तकलीफ होती है, वहाँ पर कठिनाई होती है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, देखिए ऊंचाई के साथ क्वथनांक घटता है क्योंकि ऊंचाई के साथ दाब घटता जाता है। और ये दाब जब घटता है ना, तो आपने ऊपर देखा होगा, पढ़ा भी है कि जो बॉल पेन वगैरह होता है उससे निब बाहर आ जा स्याही बाहर आ जाता है। देखिए, किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। ठीक है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जिसके तात्पर्य यह है कि
जल को गर्म होने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है और ठंडा होने के लिए भी बड़ी मात्रा में ऊष्मा को निकालना पड़ता है। इस प्रकार जल न तो जल्दी गर्म होता है और न ही जल्दी ठंडा। जल का यह गुण उसे उत्कृष्ट शीतलक एजेंट बनाता है। कमरे को ठंड किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से, है ना। संपीड़ित गैस छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस का कंप्रेस्ड गैस की प्रयुक्त होती है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक उचालक है? तो इसमें से आपका शीशा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर वाष्प में जो वाष्प होता है, वेपर होता है, उससे हाथ तो जलता है ना, बहुत कष्ट होता है। आपने देखा होगा ज़्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक है ये, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा जो लेटेंट हीट होता है ना, गुप्त ऊष्मा, अंग्रेजी में उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित वाष्प में जलना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज़्यादा खतरनाक होता है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मान है जो उसके इकाई द्रव्यमान द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो ऊष्मा से स्टीम इंजन चलेगा। ठीक है, और इसका आविष्कार जो है स्टीम इंजन का, भाप इंजन का, जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट देखिए वातानुकूलन यंत्र में किस कारण ठंडक होती है? तो अभी हमने पढ़ा था कि गैस को दबाने और मुक्त करने से संपीड़ित गैस का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कंप्रेसर टाइप का संपीड़ित प्रकार के यांत्रिक प्रशीतन एकक होता है इसमें। उसके बाद देखिएगा कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि तो इसका कारण क्या है कि ये वाष्पीकरण की दर को तेज़ कर देता है। देखिएगा हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसी कारण हमें आराम महसूस होता है। देखिए कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरा गर्म हो जाता है। क्या होता है, धीरे धीरे करके ये गर्म हो जाता है। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान, देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, तापमान बढ़ जाएगा, कमरा गर्म हो जाएगा, है ना। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम और इसी तापमान पर जो है आयतन इसका न्यूनतम होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है कि ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है, तो ये विकिरण हो जाएगा। ठीक है ना, ऊष्मा स्थानांतरण के लिए विकिरण विधि में माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठोस तथा द्रव्य में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन ठोस तथा द्रव्य में क्रमशः चालन और संवहन की विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठोस में चालन और द्रव्य में संवहन विधि। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में, तो इसको आप चेंज कर लीजिए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान बदलना है फ़ारेनहाइट में। तो F इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। तो यहाँ पर सेंटीग्रेड दिया गया है, यहाँ पर कितना सेंटीग्रेड का मान दिया गया था, 50 डिग्री। फ़ारेनहाइट में बदलना था तो 9/5 गुना 50 प्लस 32, तो ये 5 दहिया 50 हो जाएगा, 9 दहिया 90 और प्लस 32, 9 3 12 कितना हो जाएगा, 122 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, है ना। फिर उसी तरह से है, इसको भी आप लोग बदल दीजिए, आंसर मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। चलिए अब देखिए अगला चैप्टर आ गया, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पर निर्भर करता है। ये देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो इसको तरंग दर बोला जाता है, इसको तरंग दर बोला जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दिया भी गया है। चलिए कॉस्मिक किरणें क्या है? तो ये आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से
गमन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा कि आंतों के रोगों के निदान के लिए निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो एक्स किरण का, और एक्स किरण का खोज रोंगजन ने किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए एक्सरे का वह गुण, एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। देखिएगा एक्सरे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इन्हें विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई आवेशित कण उपस्थित नहीं होते हैं। इसकी खोज रोंगजन ने किया था, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है। ये जरूर याद रखिएगा, इन्हें विद्युत चुंबकीय या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं किया जा सकता है एक्सरे को, क्योंकि इसमें कोई आवेशित कण उपस्थित नहीं होते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो है ये ध्वनि के तरंग दैर्घ्य के द्वारा, ठीक है ना। जो ध्वनि की श्रिलनेस है ये ध्वनि की तीक्ष्णता, आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है, आवृत्ति, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, तो आवृत्ति पहले भी हमने पढ़ा था, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा, देखिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करेगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है क्योंकि इस माध्यम में घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है, तो इसमें से ध्वनि तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में ये समायोजन करता है, और समायोजन जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के भीतर आवृत्ति घटकों के बीच संतुलन को अन्य उपकरणों की आवृत्ति के साथ मिलान करने हेतु एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा। तो एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल 100 डेसिबल, ठीक है। और 100 डेसिबल जो होता है ना, यहाँ पर देखिएगा WHO के अनुसार ध्वनि स्तर का आउटडोर लिविंग एरिया में दिन के समय 50 से 55 dB होना चाहिए, ठीक है, जबकि शयन कक्ष के अंदर 30 डेसिबल निश्चित किया गया है। उसके बाद देखिए अल्ट्रासोनिक तरंग होती हैं। तो अल्ट्रासोनिक मैंने बताया था कि 20 किलोहर्ट्ज़ या 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक की जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20 किलोहर्ट्ज़ से कम नहीं, अधिक होगा, ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंग। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी दिया भी गया होगा, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी दिया गया है ना। चलिए और यहाँ पर देखिएगा ये पॉइंट कि अल्ट्रासोनिक तरंगों को गाल्टन की सीटी, गाल्टन व्हिसल के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्ली की सुनने की आवृत्ति विस्तार, तो यहाँ पर देखिए कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, इन सब का क्या हो जाएगा 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो जाएगा, 45 हर्ट्ज़ से, यहाँ पर देखिए 64 किलो हर्ट्ज़। उसके बाद देखिए किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। तो ध्वनि की चाल जो है इसमें से सबसे ज़्यादा स्टील में होगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये सब माध्यम में दिया भी गया है ध्वनि का चाल। यहाँ पर देखिएगा ये शुष्क वायु है 0 डिग्री पर, ठीक है, और ये 25 डिग्री पर 346 मीटर पर सेकंड है। हाइड्रोजन में 1284, आसुत जल में 1498, समुद्री जल में 1531, स्टील में देखिए 1960, इससे भी ज़्यादा एल्युमिनियम में 6420, लोहा में 5950। तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, फिर आपका देखिए इसमें स्टील, फिर आपका लोहा, फिर आपका कांच फ्लिंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए वायु का ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है। तो अनुमानतः 330 मीटर पर सेकंड। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो इसमें इस्पात में हो जाएगा, ठोस में, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। तो 1 जूल प्रति कूलम, ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। 1 वोल्ट को 1 कूलम के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1 वोल्ट बराबर होता है, यानी कि वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, जूल बटा कूलम हो जाएगा, है ना। चलिए, वैद्युतिक ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है तो यूरेनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में जो है नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ना। चलिए, उसके बाद देखिए नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तत्व तो अभी हमने पढ़ा भी था, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखिए, यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है। फिर से वो प्रश्न आया है, यूरेनियम। 100 वाट की बिजली की खपत 10 घंटे जले तो बिजली की खर्च होगी, जितना कुछ दिया है ना, 100 10 घंटा बटा 1000 नीचे सब कुछ दे ऊपर गुना कर दीजिए और 1000 से भाग कर दीजिए। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा आंसर, 1 इकाई, है ना। देख लीजिए। उसके बाद देखिए, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध दिया गया है, कितना किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन भी इसका दिया गया है, आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड होता है, ये ध्यान रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड। देखिए, एक एम किलोग्राम, एम केजी है ये, किलोग्राम भार एवं ई कूलम आवेश वाले इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में भी वोल्ट के विभवांतर से गति करता है, तब उसका अंतिम ऊर्जा जूल में होगी। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईवी, ठीक है ना, ईवी हो जाएगा। और ये होता है 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एम ई वी 1.6 गुना 10 के पावर -13 जूल के बराबर, ठीक है। देख लीजिएगा, ये निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, बताइए। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, ये सुरक्षा फ्यूज विद्युत धारा का तापीय प्रभाव उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो एक से अधिक तो वैसे ही इसका आंसर हो गया, है ना। देखिए, सभी सुमेलित हैं यहाँ पर, ये वाला भी सुमेलित है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि यूरेनियम से क्या बनता है। तो बिजली बनता है। टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें जो है मैकेनिकल ऊर्जा को, ठीक है ना, मैकेनिकल ऊर्जा को, ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा को। उसके बाद देखिए डायनेमो, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो डायनेमो के द्वारा, है ना। विद्युत मोटर में देखिए प्रश्न कितना बार इस तरह से रिपीट हुआ, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। उसके बाद देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब सूर्य किरणें लंबवत होती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। आप इसी से पकड़ लीजिएगा ऑप्शन से भी, ठीक है। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, उसके बाद देखिए चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है, तो उत्तर की तरफ, ये पहले भी हमने पढ़ा है। देखिए चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो ये प्लैटिनम के द्वारा, अनुचुंबकीय सिद्धांत, ठीक है ना, प्लैटिनम के द्वारा। इसका हम लोग यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है देखिएगा, अनुचुंबकत्व यानी कि पैरामैग्नेटिज्म चुंबकत्व का वह रूप है जिससे कुछ सामग्री बाह्य रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होती है और अप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अनुचुंबकनीय जो पदार्थ है उसमें प्लैटिनम शामिल होता है। देखिए सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, तो इसको समानांतर श्रेणी में, समानांतर क्रम में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि प्रकाश के बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो चमक में गिरावट आती है, इसलिए अधिक चमक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बल्ब को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने की युक्ति, तो ये आपका फ्यूज़ होता है ना। और फ्यूज़ में आपको पता है ना, यहाँ पर आप देखिएगा
कि फ्यूज़ को हमेशा जो है लाइव वायर के साथ जोड़ा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फ्यूज़ सुरक्षा होती है जिसे क्रम से सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ये टीन और शीशे का फ्यूज़ बना होता है। इसका गलनांक निम्न, यहाँ पर देखिए इसका गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ओवरलोडिंग जो होता है आपका अतिभारण, लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग और जो वोल्टेज में वृद्धि होती है, इसी कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान अधिक हो जाता है ना, तो फ्यूज़ गल करके टूट जाता है और इससे दुर्घटना टल जाती है। एक विद्युत फ्यूज़ किस प्रकार कार्य करता है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था ना कि तापीय प्रभाव, ये ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक संवाहक के तापकरण परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इसको कहा जाता है थॉमसन इफेक्ट, थॉमसन प्रभाव इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो वोल्टेज पर, जितना वोल्टेज रहेगा पंखा उतना तेज चलेगा। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन है? विद्युत चुंबक का कोर, तो फ्रेंड्स नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटी, लाउड स्पीकर, टेलीग्राम के उपकरण में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि विद्युत संचरण यानी कि ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो उच्च ग्रिड, जो ग्रिड का उपयोग किया जाता है ना, उच्च वोल्टेज ग्रिड का, इसका कारण है ऊष्मा की हानि कम करना, ठीक है ना, ऊष्मा की हानि कम करना। ओम के नियम के अनुसार देखिएगा कि निम्न धारा निम्न प्रतिरोध हानि उत्पन्न करती है। विद्युत शक्ति के नियत मान के लिए निम्न धारा के मान के लिए वोल्टेज का उच्च मान आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी कि जो बार होता है, चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, कि चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? तो फ्रेंड्स ये 2 हो जाएगी, ठीक है ना, इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, उदासीन बिंदुओं की संख्या 2। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो यहाँ पर वाट हो जाएगा, ठीक है ना, केवल एक, यहाँ पर देखिए वाट होता है और यह मापन किलोवाट में व्यक्त किया जाता है, जिसको आम भाषा में यूनिट बोला जाता है। बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना होती है? तो बिजली का निर्वहन होता है। बिजली गिरना एक प्राकृतिक घटना है जो दो विद्युत आवेशी क्षेत्रों के बीच वायुमंडल के माध्यम से विद्युत के निर्वहन यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज द्वारा निर्मित होती है। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर टॉर्च बल्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का अनुसरण नहीं करते उन्हीं को गैर ओमिक प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। इसमें टॉर्च बल्ब, अर्धचालक पदार्थ, थर्मिस्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब आते हैं। उसके बाद देखिएगा, एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया गया है और यहाँ पर उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, संकेंद्रित वृत्त, ठीक है, यहाँ पर आपका संकेंद्रित वृत्त हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति यानी कि पी को बताइए। ये देखिए 71वीं बीपीएससी में पूछा गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एक करके देख लीजिए, P इक्वल टू वी आई होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, P इक्वल टू वी बटा आर वी स्क्वायर बटा आर होता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है? V इक्वल टू क्या होता है? आई आर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बटा आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता? देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है ना, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी, अभी हमने देखा भी है इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो ये करेगा, एक आपका ये करेगा या एक आपका ये करेगा, ठीक है।
चलिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। तो विद्युत चालकता धातु की चालकता से कम होती है। देखिए, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम परंतु कुचालकों से अधिक होती है। मतलब चालक से कम बीच में होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक के उदाहरण हैं। सेमीकंडक्टर के कौन सी धातु सेमीकंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। देखिए, अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक और कुचालकों से कम होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता ध्यान रखिए, विद्युत प्रतिरोधकता। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप पड़ने पर कम होता है। चलिए उसके बाद देखिए अधिचालक के लक्षण हैं। तो फ्रेंड्स ये शून्य पारगम्यता। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि लेंज के नियम की उत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? तो देखिए ये किया जाता है ऊर्जा संरक्षण के नियम। तो यहाँ पर ऊर्जा तो है ही नहीं कहीं, है ना, तो ऊपर में से कोई नहीं लेंज के नियम के लिए। ठीक है, और देखिएगा लेंज का नियम यह सुनिश्चित करता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रक्रिया में ऊर्जा न तो बनाई जाती है न ही नष्ट होती है। प्रेरित धारा हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण यह उत्पन्न होती है। इस प्रकार लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास ला करके बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको प्रेरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? प्रेरण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? बिजली का कुचालक, तो इसमें से देखिए सभी के सभी चालक हैं, तो कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। नींबू का रस, नमकीन पानी, संतरे का जूस में आयन घुले रहते हैं जिससे इन विलयनों में चालकता पाई जाती है। तो सभी विद्युत के सुचालक हैं और यहाँ पर कुचालक पूछा गया, इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। देखिएगा एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता तो तनुकरण पर घटती है। ठीक है ना, एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता उच्च होती है। प्रबल विद्युत अपघट्य जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। जब किसी प्रबल विद्युत अपघट्य को तनु किया जाता है तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम होने के कारण इसकी चालकता घट जाती है। प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण है आपका NaCl, KCl, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो ये नाभिकीय विखंडन पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के संघात के कारण होता है। जब किसी भारी तत्व के परमाणु पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व हल्के तत्वों में विखंडित हो जाता है जिसके फलस्वरूप बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर, यह हाइड्रोजन बम है। और अभी हमने परमाणु बम पढ़ा था तो विखंडन पर, परमाणु विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम जो है ये आपका अनियंत्रित संलयन पर, दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का प्रयोग किया जाता है भारी जल का, तो मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्फा किरण नहीं है। ठीक है, गामा, एक्सरे ये सब है। चलिए देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? अल्फा किरण, ये सब आपको पहले से ही पता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा, बीटा, गामा ये सब उत्सर्जित करते हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरण में। किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा? श्रृंखला विक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। ठीक है, देखिए किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान, विखंडनीय द्रव्यमान का वह न्यूनतम मात्रा होता है जो एक आत्मनिर्भर श्रृंखला प्रतिक्रिया का समर्थन करेगी। इस द्रव्यमान पर विखंडन प्रतिक्रिया के उत्पाद के रूप में जारी न्यूट्रॉन पड़ोसी परमाणुओं के विखंडन के कारण बन सकते हैं।
चलिए उसके बाद देखिएगा, अब ये आ गया कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, है ना। 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द का क्या है, तो जी हो जाएगा आपका जनरेशन के लिए। 3G 4G 5G, अगर ये 5G करके पूछता तो इसमें जी का जनरेशन ही तो होगा, ठीक है। चलिए, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जा सकती है, तो किससे निर्धारित की जाती है, तो ये बिंदु प्रति इंच, डॉट्स पर इंच से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसको DPI शॉर्ट में बोला जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर ये सब दिया गया, कोबरा, पाइथन, स्किरल, जावा, ये सब क्या है, कंप्यूटर की भाषा है ना। तो निम्नलिखित में से पूछा गया कौन सा कंप्यूटर की भाषा है इसमें से, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो ये फास्ट नहीं है, बाकी बेसिक, सी, फोर्ट्रॉन, C++, जावा, ये सब है ना, फास्ट इसमें से नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी, तो यह आपका हो जाएगा इसमें से 1, 2, 3 सभी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए। चलिए, हाल ही में समाचार में देखा गया ChatGPT में GPT का पूर्ण रूप पूछा गया। देखिए, ये 2023 में पूछा गया। GPT का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ChatGPT। उसके देखिए, भारत का प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है, तो इसका नाम है मानव, है ना। यहाँ पर देखिएगा, IIT बॉम्बे टेक टेस्ट 2014-15 में किया गया था इसका अनावरण। उसके बाद देखिए, अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आ गया। GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है, तो ये सभी के सभी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। तो NVS-02 नेविगेशन उपग्रह से इसको ले जाया गया, और ये आपका ये वाला देखिएगा, ये वाला ये आपका गलत है, 101वां नहीं, ये 100वां प्रक्षेपण मिशन था, तो ये तो सही हो गया, और ये वाला सही हो गया, है ना, 100वां प्रक्षेपण मिशन था, इसीलिए 1 से अधिक राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है, तो लैंडर का विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है ना, ध्यान रखिएगा। इसको 14 जुलाई 2023 को GSLV MK3, ठीक है, इसी के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, चंद्रयान-3 को। और यहाँ पर देखिए, लैंडर का नाम विक्रम है। देखिए, उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो उपग्रह का प्रयोग संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, इन सब में किया जाता है। और यहाँ पर देखिए कि कृत्रिम उपग्रह एक विशेष प्रयोजन से भेजा गया एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पृथ्वी या अन्य ग्रह या खगोलीय पिंड की परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष में अन्य ग्रह की परिक्रमा करता है। तो एक तरह से देखिए, रेडियो के लिए भी होगा, टेलीविज़न के लिए भी हो जाएगा एक तरह से, है ना, इसलिए यहाँ पर इस तरह से स्टार लगा दिया गया है। देखिएगा, InSat-2 ये कब छोड़ा गया था, तो इसको छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। अब देखिए, प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार से संबंधित प्रश्न है। रडार का आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। रडार का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो 1930 में इन्होंने रमन इफेक्ट का खोज किया था उसी के लिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रमन प्रभाव CV रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था, तो इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। 1922 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नामित 1921 में कर लिया गया था, 22 में इनको दिया गया था। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। आइंस्टीन = mc², आपने पढ़ा भी है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर दिया भी गया है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार तो राइट ब्रदर्स ने किया था, राइट बंधु ने किया था, ठीक है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग का, है ना, रेडियो तरंग का। देखिए,
आ गया अब अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं है। तो अटल इनोवेशन मिशन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है ना। देखिए ये 2025 में 71वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो अटल इनोवेशन मिशन दरअसल 2016 में ही शुरू हुआ था। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर ये 2020 नीति का नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक बरसाती दिन में, तो देखिए एक बरसाती दिन जो होता है ना, शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। ठीक है, देखिए क्योंकि आर्द्र बल्ब वाष्पीकृत शीतलता का अनुभव करता है, इसीलिए दर्शाता है। आकाश तीर के बारे में कौन सा कथन सही है, ये 71वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। विकल्प डी सही उत्तर है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा कि आकाश तीर थल सेना का एयर डिफेंस व्यवस्था का कोर, अर्थात यहाँ पर ये वाला प्रणाली का मूल है, सही है। मूल कमांड एंड कंट्रोल तंत्र है जिसके माध्यम से सेना के विभिन्न एयर डिफेंस इकाई, रडार, हथियार प्रणालियों एक नेटवर्क के रूप में जुड़ती है और इसको C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। ठीक है, और यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार के रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आपका ये सारा का सारा सही दिया गया है। ठीक है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि, तो ये अत्यंत शुष्क मौसम का, गिरावट जब होगा ना तब ये तूफान वगैरह का संकेत करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का देख सकते हैं आप, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है ना, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है। तो ये आपके 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और यह मान स्थिर नहीं रहता है तथा 1.36 से 1.367 के बीच बदलता रहता है। ठीक है, चलिए गॉड पार्टिकल इसमें से, तो हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको जो है गॉड पार्टिकल यानी ईश्वरीय कण कहा जाता है। और देखिए इसी की खोज के लिए जो है वैज्ञानिकों की जोड़ी है, ब्रिटेन के ये पीटर डब्ल्यू हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसवा एल्बर्ट को 2013 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसमें से पूछा गया कौन सा गैर संपर्क बल है, तो चुंबकीय बल, बिना संपर्क का है ना, दूर से ही आकर्षित कर लेता है। 2012 में CERN, देखिए CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गॉड कण की खोज की गई थी। इस कण का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो अभी हमने पढ़ा था, ईश्वरीय कण, गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया है, किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और इस तकनीक का प्रयोग जो है मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग पदार्थ को उनके रंग के आधार पर अलग किया जाता था। तो देखिए यहाँ पर दिया गया पदार्थ के रंगीन पदार्थों का प्रभावी असर पहचान करने में, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है सबसे, तो ये आपका फोटो डायोड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो ये देखिएगा फोटो डायोड। ये 2 बार प्रश्न पूछा गया है, टीचर वाला एग्जाम में भी और यहाँ पर देखिए 68वीं बीपीएससी में भी देख सकते हैं प्रश्न रिपीट होता है। एलईडी के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, तो देखिए एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, सही है। एलईडी प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, ये भी सही है। और एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है, नहीं, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। देखिए एलईडी में जो है ना क्या प्रयोग होता है, गैलियम फॉस्फाइड, इंडियम गैलियम नाइट्राइड, इन सब का उपयोग किया जाता है। पारा का उपयोग इसमें नहीं होता है। लाइट इमिटिंग डायोड, हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसको बोला जाता है। एक संधारित्र का जो है उसका प्रतिघात होता है, तो आवृत्ति के व्युत्क्रम कर्मानुपाती, यहाँ पर आप देख सकते हैं आवृत्ति का व्युत्क्रम कर्मानुपाती। नेक्स्ट हमारा कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, तो विक्रम साराभाई को जाता है। ठीक है ना, विक्रम साराभाई को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 1962 में जो है ना
गठित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। और देखिए ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति था, इसके स्थान पर 1969 में इसरो का गठन किया गया। ठीक है, चलिए परमाणु ऊर्जा में तापीय कार्यक्रम के जनक हैं तो होमी जहांगीर भाभा, एच.जे. भाभा हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था 1948 में, इन्हीं की अध्यक्षता में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है, तो ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है, तो ये सब आपको याद होगा, अर्जुन है। देखिए यहाँ पर कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को। देख सकते हैं इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है, तो इसरो का संक्षिप्त रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। 1969 में इसका स्थापना हुआ था, गठन हुआ था। चलिए तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए पूरा फिजिक्स मैंने आपको कवर करा दिया, और अगला बार मैं आपको केमिस्ट्री कवर करवाऊंगा। सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए।